तो चलिए अब आज के फोकस में अपने दोनों मेहमानों के साथ जुड़ते हैं और आपसे उनका परिचय कराते हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हैं, आपका बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। और शिशिर सिन्हा जी जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, बिजनेस लाइन के साथ जुड़े हैं। शिशिर, आपका भी शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अनिल सर, आप ही से शुरुआत करते हैं। वो फंडामेंटल्स की 3 मुख्य बातें इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स की जो उसे बाकी देशों से अलग करती हैं, और क्यों एक के बाद एक जो जांच जो एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ के साथ साथ कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, और लगातार पॉजिटिव रिपोर्ट्स भारत के बारे में दे रही हैं। पहले ऐसा ट्रेंड शायद हमने नहीं देखा था। देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण 2014 के बाद जो एक स्थिर सरकार इस देश में आई, और स्थिर सरकार के साथ साथ जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो केवल और केवल विकास की ओर आकर्षित को बिंदु बनाकर वो उस तरह की पॉलिसीज को अपनाया गया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमारे टोटल जीडीपी में बहुत कम योगदान होता था। तो सरकार की प्राथमिकताओं में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिससे कि बिजनेस इस देश में करना आसान हो। उसके बाद मेक इन इंडिया का कैंपेन पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से लॉन्च किया गया और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट खाली नारों से अट्रैक्ट नहीं होता है, उसके साथ साथ जो स्कीम्स उसमें मुख्यतः प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान, जिससे कि जो यहां पर बनाए तो उनकी प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो, और साथ में जो डायरेक्ट टैक्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, डायरेक्ट टैक्स कम किया गया। जी जी। एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि ये एक फैक्टर था। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है हमारी विकास दर को पूरे साल बरसात इसको आगे ले जाने का, वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट का पिछले 5 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो जोर रहा है, जो स्पेंडिंग हुआ है, उसकी वजह से एक तो उत्पादन करने में सुगमता भी आई है, और इस तरह के जो स्पेंडिंग होती है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जितना पैसा हम खर्च करते हैं उसका तकरीबन 3 गुना उसका प्रभाव विकास दर में देखने को मिलता है। और आज हम देख रहे हैं जो पिछले 4 सालों से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात हो, चाहे वो कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट हो, साल पर साल जो हम इसमें इन्वेस्टमेंट की जो दर कैपेक्स की बढ़ाते गए, और पिछले 4 सालों में तकरीबन डबल हमने कर दिया है। तो मैं समझता हूं ये इसका नतीजा है कि आज हमारा देश विश्व की जो मेजर इकोनॉमीज हैं उसमें फास्टेस्ट डेवलपिंग वर्ल्ड बन के उभरा है, जिसमें लोगों का, बाहर के इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस है। और वो कॉन्फिडेंस पॉलिसीज की स्टेबिलिटी का है, और वो स्टेबिलिटी और केवल एक स्थायी सरकार, और स्थायी सरकार के साथ साथ जो उनका जो फोकस है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, मेरे को लगता है ये सबसे बड़े कारक है कि आज हम इस पायदान पर खड़े। प्रोफेसर साहब, मैं आऊंगा चैलेंजेस की तरफ भी, लेकिन शिशिर जी, एक के बाद एक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बार्कलेज से पहले आपने देखा मूडीज, उसके पहले फिच, बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज ने भारत की विकास दर का अनुमान में बढ़ोतरी की। भारत ने ऐसा सही क्या किया कोरोना के बाद और बदलती हुई भू राजनीतिक परिस्थितियां जो हम देख रहे हैं, जो अभी इसे ब्राइट स्पॉट बनाती हैं, सभी लोगों को पॉजिटिव आउटलुक दिखाई दे रहा है? देखिए, सही की बात है। जो सबसे अहम बात है कि नीतियों में स्थायित्व है, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, कोई भी निवेशक, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, वो किसी भी तरीके की अनिश्चितता में नहीं चाहता, अनिश्चितता नहीं चाहता है। और उसके निवेश का फैसला इसी बात पर निर्भर करता है कि शॉर्ट टर्म हो, चाहे मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इनमें नीतियों पर किस तरह की स्थिति है। और ये हमारे लिए एक अच्छी बात रही है कि पिछले 9 वर्षों में हमने नीतियों में स्थायित्व देखा है। दूसरी बात यह है कि जहां तक सुधार की बातें हैं, चाहे वो आर्थिक सुधार की किसी भी मोर्चे पे आप देख लें, या फिर विदेशी निवेश की हम लोग बात कर ले, वहां पर हमने जिस तरह से नीतिगत पहल देखी है, वो भी एक भरोसा दिलाते हैं निवेशकों को कि आप यहां पर पैसा लगा सकते हैं, आपको मुनाफा हो सकता है, आपको एक लंबे समय में ज्यादा फायदा हो सकता है। और तीसरी बात, दुनिया में जिस तरह की अनिश्चितता है, उस अनिश्चितता में एक साख की बहुत बड़ी जरूरत है। और भारत में जिस तरह से महामारी के दौरान वैश्विक जो समुदाय को जिस तरीके से मदद की, उसने इसकी साख बढ़ाने में मदद की है। तो चाहे वो नीतियों के स्थायित्व की हम लोग बात करें, नीतिगत पहल की बात कर लें, और या फिर साख की बात कर लें, तीनों का संयोग
महामारी के बाद जो है वो हमारे लिए काफी बेहतर रहा है, और यही वजह है कि निवेशकों का एक विश्वास है, भरोसा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। प्रोफेसर साहब, निवेशकों का भरोसा तो एक बात है, लेकिन क्या भारत पे भरोसा बढ़ा है क्या? जिस तरह से हम वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कल ही बोला डिफेंस के ऊपर कि हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें, तो ये जो फोकस है कि भारत को अपने आप में विश्वास करना चाहिए और उसके बाद फिर दुनिया भारत की ओर देखेगी, ये ट्रेंड बदला है क्या? जी हाँ, आज हम देखते हैं तकरीबन 80 करोड़ लोग इस देश के गवर्नमेंट की स्कीम के साथ जुड़ गए हैं और हमारे देश में विकास के साथ जुड़ गए हैं। तकरीबन 46 करोड़ बैंक अकाउंट खुले हैं, नए बैंक अकाउंट खुले हैं, नए घर लोगों को मिले हैं, सिलेंडर्स मुहैया कराए गए, मतलब तमाम 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास अपने ऊपर कि हमारे देश में विकास हो रहा है, उस विकास को वो महसूस कर पा रहे हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, जो भारत सरकार ने कोविड के तुरंत बाद आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन और उसके साथ वोकल फॉर लोकल, कि हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए वन शुड फील प्राउड ऑफ इट, लेकिन खाली प्राउड होने से बात नहीं होती, उनको प्रोत्साहन भी करना होता है। और इसके लिए तमाम जितने तरह की, चाहे वो हैंडीकैप सेक्टर हो, चाहे वो आर्टिजन्स हो, उसको अलग अलग तरह की योजनाएं लगाई गई जिससे कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बेच सकें, उनको सप्लाई चेन के साथ जोड़ा गया, उनको मार्केटिंग सपोर्ट दिया गया, उनका स्किल एनहांसमेंट भी किया गया। और साथ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो एक कैंपेन, जो पॉलिसी सरकार ने लॉन्च की, आज हम देखते हैं देश के कितने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने स्टेशन हैं, उनका तमाम जो फोकस है वो कि जो एक पर्टिकुलर जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं उस स्टेशन की, उस डिस्ट्रिक्ट की, उसके ऊपर जुड़ा हुआ है। और साथ में जुड़ने के साथ साथ जो तमाम आधारभूत सुविधाएं हैं बिजनेस को चलाने के लिए, उस प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए, वो आज मुहैया हो रही है। उसका रिजल्ट क्या है कि हमारे देशवासियों का भी, जो डोमेस्टिक यहां पर काम करने वाले हैं, उनको भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। एमएसएमई सेक्टर का सरकार का जो पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं, जिस तरह की स्कीम्स हैं, चाहे वो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो दूसरे मार्केटिंग सपोर्ट हो, चाहे वो उसके प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को और स्किल्स को एनहांसमेंट करने की बात हो, उस सब दिशा में सरकार ने पीछे 5-6 सालों में काम किया है। तो कहीं ना कहीं उसका जो टोटल हम देखते हैं कि उसका जो रिजल्ट, उसका जो नतीजा है कि न केवल, जैसे शिशिर जी ने भी कहा, न केवल बाहर का जो निवेशक है वो इस देश में अट्रैक्ट हुआ है, बल्कि जो डोमेस्टिक यहां पर है, हमारे देशवासी हैं, उनका भी इस देश में विश्वास, इस देश के विकास में विश्वास और इस देश के विकास में भागीदार बनने का सपना वो संजोकर आगे बढ़ रहा है। शिशिर जी, लेकिन चैलेंजेस की बात करें, आरबीआई गवर्नर साहब कहते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस हों या फिर हमारी जो अनइवन मॉनसून हो, भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, एक्सपोर्ट के लेवल पे कुछ परेशानियां हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 6-6.5 तो चलो ठीक है, लेकिन 8% करने के लिए भारत को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कुछ सही करते रहना होगा भारत को जिससे कि यहाँ से कम और नीचे न जाए? देखिए अजय, सबसे पहले तो चुनौतियों की बात करें, आपने जिन 2 चुनौतियों का जिक्र किया, कच्चा तेल हो चाहे वैश्विक अनिश्चितता हो, उसके साथ साथ एक बड़ी चुनौती ये भी है कि भारत में जो निजी क्षेत्र का निवेश है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है। ये एक सच्चाई है जिसे सरकार भी स्वीकार करती है कि जितना वो निवेश कर रही है उतना निजी निवेश जो है उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है। तो आपको घरेलू मोर्चे पे एक बात पर ज्यादा ध्यान देना है कि निजी निवेश को और किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए। देखिए एक बात तो साफ है कि केवल कर में रियायत दे करके आप निजी निवेश नहीं ला सकते हैं, उसके लिए और भी बहुत सारे कदम आपको उठाने होंगे। अब जैसे निजी निवेश को लाने की बात है, उनकी सबसे बड़ी जो बात होती है कि राज्य और केंद्र के बीच में किस तरीके से एक जो है वो एका दिखे, समन्वय दिखे। वो समन्वय सबसे बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है तो इसमें समन्वय में कहीं ना कहीं एक परेशानी आती है। दूसरी बात है कि जहां तक सवाल कच्चे तेल का है, देखिए हमें जितने ज्यादा हम नए और जो ऊर्जा के नए स्रोत हैं जो गैर परंपरागत हैं उनके ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो वो हमारे लिए काफी हद तक फ्यूल सिक्योरिटी दे सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी दे सकते हैं। तीसरी बात है कि निर्यात की जहां तक बात है, नए बाजार कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमारे लिए बढ़ाने की गुंजाइश है।
कुछ जगहों पर हमें कामयाबी मिली है। अफ्रीका की अगर हम लोग बात कर ले या दूसरे देशों में कई देश जो पारंपरिक बाजार नहीं रहते हैं, वहां पे कामयाबी मिली है। अगर हम इस तरह के कदम उठाते हैं, पहला निजी निवेश को किस तरीके से प्रोत्साहित करना है, समन्वय ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो इसकी कोशिश करनी है, नए बाजार तलाशने हो और ईंधन के नए गैर पारंपरिक स्रोतों को ढूंढना हो। ये चीजें ऐसी हैं जो आगे चल करके हमें विकास में और मदद करें। प्रोफेसर साहब, चलते चलते इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा चैलेंज है बड़ी इकॉनमीज के लिए भी और थोड़ा बहुत भारत के लिए भी। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि वो कंफर्ट लेवल के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या में इम्पैक्ट करता है, खासतौर पर गरीबों को। इन्फ्लेशन पर आगे की राह आरामदायक रहे, सरकार को क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम वैश्विक महंगाई देख रहे हैं, उसमें हमारा कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं है। जी जी। लेकिन उस चैलेंज को सामने रखते हुए हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, उसने हमेशा ये कोशिश की है, और हम पिछले 4-5 सालों से देख रहे हैं, जब इस देश में लिक्विडिटी की जरूरत थी तो बैंक रेट्स को कम किया गया, और जब लगा कि अब इन्फ्लेशन की दर बढ़ रही है तो बैंक का जो रेट है उसको धीरे धीरे बढ़ाया गया। लेकिन अब पिछले 3 या 4 छमाही से हम देख रहे हैं कि वो स्टेबल है। लेकिन हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उस पर लगातार नजर बनी हुई है। जैसे ही उनको लगेगा कि हमारी इन्फ्लेशन की जो दर, हमारी जो टॉलरेंस लिमिट है उससे आगे जा रही है, तो आरबीआई उसमें इफेक्टिव ढंग से इंटरवेंशन करेगा। लेकिन अभी जो आज हम जो महंगाई की दर देख रहे हैं, मेरे को लग रहा है वो तकरीबन टेम्परेरी भी है। कभी फूड प्राइसेस बढ़ते हैं, ये सीजनल भी हो जाता है, किसी महीने में बढ़ गए फिर उसके बाद वो स्टेबल हो गए। तो मेरे को लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमारे पास फॉर्चुनेटली जो रेगुलेटर है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से काफी प्रभावी रही है इस देश में विकास को और महंगाई दर के बीच में एक बैलेंस करने के लिए। और मेरे को लगता है कि वो बैलेंस भी ठीक ढंग से बना हुआ है। प्रोफेसर अनिल कुमार, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। शिशिर जी, आपका भी शुक्रिया सुबह सुबह इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आज जो रिटेल महंगाई दर के आंकड़े जारी होने वाले हैं शाम 5 बजे, उस पर हमारी निगाह रहेगी। देखेंगे कि क्या ये 5% से नीचे आता है या उसके आसपास बना रहता है। तो फिलहाल आज के इकॉनमी टुडे में सिर्फ इतना ही। आगे है न्यूज़ एट 10 कृतिका भारद्वाज के साथ। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।